केदारनाथ जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वो कसौटी होगा कि उत्तराखंड के लोग अपने मुद्दों को लेकर, अपने विषय को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर कितने जागरूक हैं, वो ये चुनाव तय करेगा। क्योंकि इस चुनाव से पहले कई सशक्त भू कानून, मूल निवास, बेरोजगारों का जो संघ है उसके आंदोलन और तरह तरह के और आंदोलन जनता के हुए और कर्मचारियों के आंदोलन, तो उनका असर कितना दिखता है। और जो चार धाम यात्रा से जुड़ा मामला है या फिर केदारनाथ जो में सोने का तांबा, तांबे का सोने का जो मामला था, उसका जो लड़ाई थी, जो वो विवाद ने जन्म लिया, तो उसका जनता में क्या असर रहा। जनता अपने मुद्दों पर वोट कर रही है या फिर जनता उसी तरह कट रही है जिस तरह हरी हरी घास डालकर कसाई बकरे को काटता है। क्या जनता चुनाव के टाइम पर ये लुभाने वाले नाराओं से या वादों के पर फंसकर कट रही है, वोटर कट रहा है, वो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। बात करेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे कि जब उत्तराखंड क्रांति दल ने तांडव रैली की थी देहरादून में, तो साथ साथ में इसका भी आगाज हो गया था केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव का। तो इसका जो चाहे 24 दिसंबर 2023 की रैली देहरादून में हुई हो, उसके बाद हल्द्वानी में रैली हुई हो, फिर श्रीनगर, टिहरी और दूसरी जगह में जो ऋषिकेश हुआ, गैरसैंण हुआ या हरिद्वार में हुई, ये सारी जो रैलियां हैं, क्या ये रैलियां अपना प्रभाव डाल पाई? वहां पर जो एक बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि रैलियां करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि एक राजनीतिक चेतना आए। तो क्या राजनीतिक चेतना आई, वो तय करेगा जो यहां से परिणाम निकलेगा उपचुनाव का, वो तय करेगा कि हम कितने जागरूक हैं, हम अपने मुद्दों के प्रति कितने जागरूक हैं। क्योंकि जब 54 महीने या 56 महीने कह दो, 54 महीने कह दो, जनता परेशान रहती है। जनता कभी महंगाई को लेकर लड़ती है, कभी जल के लिए, कभी जंगल के लिए, कभी जमीन के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी पानी के लिए, कभी शिक्षा के लिए, कभी स्वास्थ्य के लिए, कभी परिवहन के लिए, कभी सड़क के लिए, हर रोज संघर्ष करती है। नौकरी, भ्रष्टाचार, जंगली जानवरों का आतंक, माफिया का आतंक, गुंडों का आतंक, अराजकता का आतंक और कानून व्यवस्था को लेकर, और भ्रष्ट वो जो अधिकारी हैं उनको लेकर जनता रोज सड़कों पर रहती है। परंतु क्या ये सड़कों पर रहने का जो हमारे पास एक वो है हथियार, चुनाव में हम केवल प्रतिनिधि नहीं चुनते। चुनाव में अगर हमें सुनते हैं कि हमने वोट देना दे दिया, हमने एमएलए चुनना था या प्रधान चुनना था, पंच चुनना था, क्षेत्र पंचायत का सदस्य चुनना था, जिला पंचायत का सदस्य चुनना था, वो हमने चुन दिया, इतिश्री हो गई। हम जब वोट देते हैं, हम किसी व्यक्ति को अधिकृत करते हैं कि वो हमारी तरफ से अधिकृत है। वो कोई भी निर्णय लेता है वो हमारा निर्णय माना जाता है, उसको एक कानूनी वैधता मिल जाती है हमारी तरफ से। वो कुछ भी करेगा, कहा जाएगा कि आपके प्रतिनिधि ने किया था, आपने उसको ऑथराइज किया था। तो इसलिए अगर वो गलत करता है तो गलत हम कर रहे हैं, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो भ्रष्टाचार वो नहीं कर रहा है,
क्योंकि उसको हमने अधिकृत किया, वो कर रहा है। तो वोट डालते समय हमें ये भी देखना चाहिए कि हम वोट किसको दे रहे हैं, किसको अधिकृत कर रहे हैं। अगर वो गलत काम करता है तो वो सीधे सीधे हम उसके दोषी हैं, क्योंकि वो हमारा अधिकृत प्रतिनिधि होता है। अब बात आती है, जब तांडव रैली हुई तो अच्छा खासी भीड़ थी, काफी लोग उसमें आए। और क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल, मैं तांडव रैली से इसलिए कर रहा हूं, वहां का जो क्षेत्रीय मुद्दों जितने भी उठते हैं, जितने भी आंदोलन होते हैं, संघर्ष होते हैं, तो उनको एक राजनीतिक आवाज देने के लिए, एक राजनीतिक मंच देने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल बनाया गया था, ताकि हमारी आवाज विधानसभाओं में, लोकसभा में या जितने भी राजनीतिक फोरम हैं उनमें उठ सके। इसके लिए क्षेत्रीय संगठन बनाया गया उत्तराखंड क्रांति दल। परंतु दुर्भाग्य से उसको ताकत नहीं दी, वो राजनीतिक ताकत देने में लोग झिझक रहे हैं, या फिर पैसे का खेल हो गया चुनाव। आज पैसे से मैनेज हो रहा पूरा चुनाव, क्योंकि लोग अपना ही मुद्दे पर वोट नहीं करते। जो उनका मुद्दा है, जो उनकी समस्या है, घर में बेटा बेरोजगार होता है तो बेरोजगारी पर वोट नहीं होता, रोज महंगाई से मरते हैं तो महंगाई पर वोट नहीं होता, रोज अपने जो घर की समस्याओं से लेके, चाहे घर की नाली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, इससे लड़ते हैं, फिर भी वोट डालते समय इसका ध्यान नहीं देते। तो फिर किसको राजनीतिक ताकत बनाते या नहीं बनाते, इस पर चर्चा करना बेकार है। तो अब ये जब एक माहौल बना है पिछले 1-2 सालों से उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास को लेकर, क्या हम इस मुद्दे पर इस लेवल तक जागरूक हुए कि हम एक राजनीतिक चुनौती पैदा कर सके और सरकारों के दिमाग में, सरकारों के उसमें एक डर पैदा कर सकें? क्या ये हो रहा है, ये देखना होगा जब परिणाम आएगा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ही वो संगठन है जो उत्तराखंड के संवेदनशील मुद्दों को लगातार उठाता रहा है, उसके लिए सड़कों पर संघर्ष करता रहा है, जिसका एक ज्वलंत उदाहरण इस दौरान आया यूसीसी का विरोध। बाकी लोगों को बैकफुट पर किसी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस पूरा यूसीसी का विरोध कर रही थी, क्योंकि उसका राष्ट्रीय एजेंडा है। इसलिए नहीं कर रही थी कि उसमें उत्तराखंडियों के अहित छिपे हैं। उसने कभी नहीं कहा इससे उत्तराखंडियों का अहित हो रहा है। उसने इससे कहा कि ये मुसलमानों का विरोध के खिलाफ आ रहा है, इसलिए उसने विरोध किया था। परंतु उत्तराखंड क्रांति दल ने वो मुद्दे चुन चुन कर छांटे और बताया कि ये मुद्दे हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासियों के खिलाफ जा रहा है, और यूसीसी के नाम पर उत्तराखंड में एक गलत तरीके से उत्तराखंड को लूटने की साजिश हो रही है। और उसने आंदोलन किया, 48 घंटे तक देहरादून में धरने पर उत्तराखंड क्रांति दल के नेता बैठे, और जिसका परिणाम यह हुआ कि यूसीसी अभी लागू नहीं हुआ राज्य में। बाकी किसी संगठन ने उस पर कोई बात नहीं की। तो संघर्ष में ज्यादा रहता है, इसलिए आंदोलन मतलब उत्तराखंड क्रांति दल समझा जाता है, उत्तराखंड क्रांति दल का मतलब आंदोलनकारी समझा जाता है। जो बेरोजगार संघ आंदोलन कर रहा है, उनके मुद्दे भी यूकेडी उठा रही है, परंतु यूकेडी जो मुद्दा उठा रही है वो हमारे मुद्दे हैं, तो हमें जाना चाहिए था, परंतु हम नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने मुद्दों के प्रति नहीं, यानी उत्तराखंडियों के मुद्दों के प्रति, उत्तराखंड के सरोकारों के प्रति ईमानदार नहीं है। तो वहीं यूकेडी का दूसरी पिक्चर, जो वहाँ की क्षेत्रीय ताकत है, जो वहाँ का राजनीतिक मंच है क्षेत्रीय, वो कोशिश करता है कि जो भी आंदोलन करे उसको हम अपना साथ दें, ताकि हमारे क्षेत्र की जो भी समस्या हो उसका समाधान निकल सके। जो बाकी लोग हैं, जो बाकी संगठन हैं, उसको चाहिए था कि इसको सपोर्ट करें, यूकेडी को मजबूत करें, यूकेडी किसकी लड़ाई लड़ रहा है उसको समझें, और वो लड़ाई अगर उनको लगती है हमारी लड़ाई है तो उसका साथ देना चाहिए। ऐसा लगता है कि 2029 तक, चाहे हम भू कानून को लेकर बात करें, चाहे वो मूल निवास को लेकर बात करें, चाहे हम गैर संस्थायी राजधानी को लेकर बात करें, उत्तराखंड में केवल टाल मटोल होगी, उत्तराखंडियों के साथ केवल छल होगा। और ना सशक्त भू कानून आने वाला है,
ना मूल निवास के बारे में कोई डिसीजन होने वाला है और ना ही गैर स्थायी राजधानी बनने वाली है। अब ये हमें तय करना पड़ेगा, केदारनाथ का जो उपचुनाव है उसमें हम एक हैं, हम इन उत्तराखंड और उत्तराखंडियों के जो मुद्दों सरोकारों के विरुद्ध हैं उनके खिलाफ हैं, या कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ हैं, ये एक चुनाव तय करेगा। जैसे जंगली जानवरों का आतंक है, कौन लड़ेगा इसके लिए? आज जगह जगह होती है वन्य जीव संरक्षण की बात हो रही है। वन्य जीव संरक्षित होगा कैसे? जंगलों को हम रोज जला रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, जब उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं होगा वन्य जीव के लिए, तो उसका संरक्षण की बात हम क्यों करें? खाए नारों से बात नहीं होती। हम जब तक जंगलों को संरक्षित नहीं कर पाएंगे तब तक वन्य जीव संरक्षित नहीं हो सकता। अगर हम उसके बाद भी, जंगलों को जलाने के बाद भी अगर कह रहे हैं कि वन्य जीव संरक्षित होना चाहिए, तो हम किसकी कीमत पर कर रहे हैं? हम अपनी कृषि भूमि को, वहां के मवेशियों को, वहां के निवासियों को टारगेट करके उसका जंगली जानवरों का निवाला बना रहे हैं। यही इसको संकेत करता है। नदियों को सुखाकर जल जीवों का नुकसान हो रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। भूस्खलन से जमीन हमारी घट रही है और अधिग्रहण से जमीनें घट रही हैं, और जो गलत योजनाएं आ रही हैं वहां की कृषि भूमि को जिससे नुकसान हो रहा है, वहां के हरित क्षेत्र को जिसको नुकसान हो रहा है, उस पर कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। और नारा जो इसमें आया कि बटेंगे कटेंगे, अब कौन बटेगा कौन कटेगा? बांट किसको रहे हैं? गरीबों को बांट रहे हैं। काट कौन रहा है? अमीर काट रहा है। हमारे जंगल कट रहे हैं, हमारी जमीनें कट रही हैं, हमारी नदियां कट रही हैं, हमारे रिसोर्सेज कट रहे हैं, हमारी संभावनाएं कट रही हैं, हमारी नौकरियां कट रही हैं, हमारी जो जेब का की पैसा है, जेब के अंदर जो हमारे गाड़ी कमाई है वो कट रही है। और काट कौन रहा है? जो कुछ गिने चुने पूंजीपति हैं वो काट रहे हैं। हमारी जो जंगल कट रहे हैं, जंगल खतरे में है। हमारी जो नदियों पर वो हो रहा है, परियोजनाएं आ रही हैं उससे जुड़ी हुई, वो नदियां खतरे में हैं। हमारी जमीनें खतरे में हैं, जो निवासी हैं वो खतरे में है, जंगल का जंगली जानवर खतरे में है, और कोई भी जीव है जो जल जंगल जमीन से पर डिपेंड है वो खतरे में है। इस तरीके से कसाई बकरे को काटने से पहले उसको हरी घास डाल देता है, और वो जैसे ही गर्दन झुकाता है तो उसकी गर्दन काट दी जाती है। वही मतदाता को भ्रमित करने के लिए वोट से पहले लुभाने वादे किए जाते हैं, नारे दिए जाते हैं, और उन नारों में बह जाता है और उसका वोट हड़प लिया जाता है, उसकी वोट की लूट हो जाती है। उत्तराखंड में जितने भी ठेकेदार हैं सब बाहर के, सब देख रहे हैं। टेहरी झील है, झील में भी जो छोटी छोटी नाव चलती थी उसकी जगह में अब बड़े बड़े क्रूज आ गए हैं। पार्किंग का ठेका किसी बाहरी को मिल गया है। हर चीज बाहर के लोगों पर हो रहा है। जितने भी आप वहां रोजगार की बात करो, जो भी योजना वहां पर सरकार ला रही है वो ऐसी योजनाएं ला रही है जिससे कि बड़ा पूंजीपति, बड़ा उद्योगपति मतलब वहां आ सके, और जो वहां के छोटे छोटे लोग हैं वो बेघर हो सके। राजनीतिक पार्टियों का लक्ष्य होता है, उनका सारा जो राजनीतिक आंकड़ा है वो है वोट और नोट। या तो तुम्हारे पास नोट बहुत होने चाहिए तब पार्टियां तुम्हारा बात सुनेंगी, या फिर तुम्हारे पास वोट बहुत होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वोट भी कम है, तुम्हारे पास उनको देने के लिए पैसा भी नहीं है, तो फिर समझ लो तुम्हारा केवल शोषण होना है, तुम्हारे को केवल कोरे वादे मिलने हैं और तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। इसलिए जब तुम वोट देते हो, चाहे तुम्हारे पास वोट जितने भी हों, अगर तुमने सोच समझ के दे दिया, ये सोच के दे दिया कि हम जिसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे उसका निर्णय हमारा अधिकृत निर्णय होता है, उसको एक वैधानिक मान्यता मिल जाती है हमारी तरफ से, तो आप वोट सोच के दोगे तो एक सही व्यक्ति को चुनोगे। और फिर इस जो इनका चल रहा है कि चुनाव के टाइम पर लोगों को लुभाने नारे देकर उनका वोट छीन लो, उसके बाद 5 साल तक गायब रहो, वो नहीं होगा। तो ये सब देखा जाएगा कि केदारनाथ में मतदाता क्या करने जा रहा है। 80 का दशक देखा, जब बात होती थी नशा नहीं रोजगार दो, वही समय यहाँ पर आ गया कि लोगों को एक नशा हो गया है कि उनको राष्ट्रीय दलों का नशा हो गया। वो उसके खिलाफ भी एक जबरदस्त आंदोलन, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। आखिर इसका नशा का कारण क्या है?
जो आज की डेट में उत्तराखंड में जरूरत है, राष्ट्रीय नहीं क्षेत्रीय दल से जुड़ो। जब तक ये भावना नहीं जगेगी तब तक उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी दोष नहीं है, इनकी नीतियां जो हैं वो इसी नीतियों के कारण तो अलग राज्य लिया, पहाड़ी राज्य लिया, क्योंकि राष्ट्रीय दल का नेतृत्व तो हमको लखनऊ से भी मिल ही रहा था। तो अगर उन्हीं की पॉलिसी में, उन्हीं के नेतृत्व में अगर राज्य चलाना था तो फिर अलग राज्य की जरूरत ही क्या थी। किसी की बातें सुन ली, किसी के भाषण सुन ले, उसका नाम सुन लिया, उसका पोशाक देख ली, ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बड़ा आदमी है। बहुत बड़ा आदमी उसके कर्मों से पता चलता है। जब वो स्वच्छंद होकर कोई एक्शन लेता है, उस एक्शन में उसने किस किस का ध्यान रखा, किसका नहीं रखा, इस चीज को देखकर तय करना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसा है। देहरादून से लेके दिल्ली के लिए एक एलिवेटेड रोड बना दी गई है और फिर देहरादून से दिल्ली की जो यात्रा होगी वो 2.5-3 घंटे में हो जाएगी, से वहां तक लग गई है। ये बहुत मीडिया प्रचारित कर रहा है, परंतु जिन लोगों के लिए वो राज्य लिया गया था उत्तराखंड, क्या उनको इन चीजों की सुविधा मिलेगी? आज मरचुला हादसा हुआ और ऐसे दूसरी जगह के भी खबरें आती हैं कि यहाँ ये घटना हुई, वहाँ ये घटना हुई, रोज आती हैं। तो क्या उनको ये बचा लेगा एलिवेटेड रोड दिल्ली देहरादून के लिए? ये तो दिल्ली और देहरादून के बीच में यात्रा करने वालों के लिए बनी है, उससे वो जिनके लिए राज्य बना उनको क्या फायदा होगा, ये सोचने की बात है। अभी हमने देखा कि राज्य स्थापना दिवस हुआ, जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम हुए, बड़े बड़े कलाकार आए, बड़े बड़े मंच सजे गए, परंतु वहां पर कहीं पर जिन लोगों ने इस राज्य को बनाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं था, उनको कोई याद नहीं कर रहा था। कहीं शहीदों की फोटो नजर नहीं आई, कहीं पर आंदोलनकारियों की फोटो नजर नहीं आई, कहीं पर आंदोलनकारियों को सम्मान करते हुए नजर नहीं आए। वैसे वहां पर वो दिवस मनाया जा रहा है जो आज गांधी और गोडसे पर लड़ते हैं। गांधी और गोडसे ने क्या किया था, इस देश को आज़ादी देने के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया था। और सावरकर और नेहरू पर बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, उन्होंने भी क्या किया था, हमको आज़ादी दी थी। परंतु जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे, जो शहीद हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी तो उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वोच्च योगदान दिया या बलिदान दिया। तो उनको हम याद करने में क्यों चूक रहे हैं? क्या हम अपने ही लहू के प्रति ईमानदार नहीं हैं? हमें समझना पड़ेगा। जो केदारनाथ को लेकर विवाद हुआ कि सोने का तांबा कर दिया, किसने वहां का जो निवास था उसको स्थायी निवास में कन्वर्ट किया, ये बातें होनी चाहिए। किसने वहां पे भू कानून खत्म कर दिया, भू जमीनों की लूट मचाई, बच्चों की खाई, वहां पर जल जंगल जमीन पर वहां पर डाका कौन डाल रहा है, कौन लूट रहा है वहां के लोगों की जमीनों को? जहां हमने रहना वो संरक्षित नहीं है तो हम कहां संरक्षित रहेंगे? सरकार कहती है कि हम इसके प्रति ईमानदार हैं, जल्दी से लाएंगे, एक सशक्त कानून लाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, एक आयोग गठित करेंगे, एक दल बनाएंगे, पर होता क्या है, लास्ट में रिजल्ट 0 होता है। इन सारी चीजों का जो असर है वो केदारनाथ में दिखना चाहिए। अब ये तय करेगा केदारनाथ का चुनाव, उसको चुनाव के मीठे मीठे लुभाने नारे और वादे दिए जाएंगे और उसका वोट छीन लिया जाएगा, या फिर वो एक जागरूक मतदाता बनता है, वो केदारनाथ का चुनाव तय करेगा। इस सब में आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।